नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक बेनाम सा दर्द। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए शहर के कॉलेज में जाकर पढ़ने और हॉस्टल में रहने की सोच कर ही घबराहट हो रही थी। मेरे पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। पापा की तबादले वाली नौकरी थी और जिस छोटे से शहर में तब हम रहते थे वहाँ आधुनिक जीवन शैली के सभी संभव साधन होते हुए भी ढंग का कोई कॉलेज नहीं था। अतः मुझे जयपुर के कॉलेज में प्रवेश दिला दिया गया। चिंता किस बात की, अपना शिवम भी तो वहीं पढ़ रहा है, पापा ने समझाया। शिवम के और मेरे पापा कॉलेज के दिनों के मित्र थे। बाद में भी हम दोनों परिवार मिलते रहे। हम शिमला गए तो उन्हीं के घर रुके। वो मुंबई घूमने आए तो हमारे घर। शिवम की बहन मुझसे वर्ष भर छोटी थी। यूं ही पारिवारिक मित्रता हो गई थी। मम्मी पापा को तो तसल्ली हो गई कि मेरा सहारा भी निश्चय ही तिनके से अधिक था। शांत स्वभाव और कर्तव्यनिष्ठ मेरे अनुसार तो यही शिवम का परिचय होना चाहिए। हर रविवार को वह मेरी खोज खबर लेने आता। हमारे घर में सदैव उसके गुणों के चर्चे होते रहते थे, परंतु अब जो भाव मेरे मन में जन्म ले रहे थे वह पूर्णतः भिन्न थे। दिल कुछ और भी चाहने लगा था। मन करता वह सिर्फ काम की ही बात न करे और भी कुछ कहे। मन करता कि वह जाने की जल्दी ना करे, कुछ देर और रुका रहे। मतलब यह कि अच्छा तो वह मुझे पहले भी लगता था, लेकिन यौवन की दहलीज पर पहुंचकर उसके प्रति जो आकर्षण जगा था वह पहले से बहुत अलग था। पहल करने की हिम्मत नहीं पड़ी। विश्वास था कि एक दिन वह भी तो पहचानेगा मेरे मन को। हॉस्टल लाइफ ने मुझे एक और अनमोल तोहफा दिया था, मेरे कमरे की साथिन नीतू के रूप में। हमारे विषय अलग थे, परंतु कॉलेज के बाद का पूरा समय हम साथ ही बिताते। पढ़ाई पूरी करके मौज मस्ती करते, घूमने और पिक्चर जाते। प्राय शिवम को भी बुला लेती थी मैं। नीतू बहुत अच्छा गाती थी और जब कभी कॉलेज के फंक्शन में उसका गायन होता तब तो शिवम को आमंत्रित करने का बहाना मिल जाता। 3 वर्ष कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। नए शहर में अकेले रहने की घबराहट वाली बात अब पुरानी हो चुकी थी। यह जीवन छूटने वाला है, अब तो यही मलाल था। शिवम का कोर्स तो हमसे भी 2 महीने पहले ही खत्म हो गया था और उसके लौटने का दिन भी नज़दीक आ गया था। कैसे भूल सकती हूँ वह शाम। हमेशा की तरह उसने हमारे हॉस्टल पहुंचकर मुझे रिसेप्शन पर बुलवा भेजा। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने एक बड़े से लिफाफे में से हल्के गुलाबी रंग का एक ग्रीटिंग कार्ड निकाला। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जिस पल का मुझे इंतजार था वह पल आ गया था। कानों के साथ साथ पूरा तन उसकी बात सुनने को प्रतीक्षारत था। जब उसने कहा, तुम इतनी अच्छी शेर व शायरी जानती हो, कविताएं पढ़ती हो, इस कार्ड पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिख दो ना कि नीतू पढ़ते ही मुग्ध हो जाए। तुम्हें हमारी इतनी पुरानी दोस्ती का वास्ता। वह बोले ही चला जा रहा था, मनुहार कर रहा था शायद, किंतु उसके शब्द मेरे भीतर नहीं घुस पा रहे थे। पर मन के सोचने का तरीका अलग होता है और बुद्धि का अलग। मेरे मस्तिष्क ने फौरन मेरे मन को वश में किया और मैंने उससे ग्रीटिंग कार्ड लेते हुए कहा, ठीक है, मैं अच्छी तरह सोचकर कल तक लिख दूंगी। और लौट आई अपने कमरे में।
मोहब्बत मांगी या छीनी नहीं जा सकती, उस पर हक नहीं जताया जा सकता, यह जानती थी मैंने उस कार्ड पर जो लिख कर दिया वह मेरे ही दिल से निकली आवाज़ थी। जब भी शिवम का ख्याल आता यही पंक्तियाँ आती मन में। जब वह ही मेरा नहीं रहा तो उन पंक्तियों का क्या करती मैं, अतः वही उस कार्ड पर लिख दी। बस नाम बदल गए थे। शिवम की ओर से नीतू को। कार्ड पाकर बहुत खुश हुई थी नीतू। कितनी बार तो वह कार्ड उसने मुझे दिखाया, कितनी ही बार वह पंक्तियाँ पढ़कर सुनाई। मैं उसकी खुशी में खुश दिखने को मजबूर थी। अच्छी बात यह थी कि अपने उत्साह में उसे मेरी उदासी दिखी ही नहीं। पढ़ाई पूरी हुई, हॉस्टल छूटा और संगी साथी भी। माँ तो मेरे विवाह के लिए उतावली थी। पढ़ाई तो पूरी हो गई है, पापा की अवकाश प्राप्ति से पहले विवाह हो जाए तो अच्छा है। मैं चुप रही, मना क्यों करती, किसका इंतज़ार करना था मुझे। ना कोई उमंग थी, ना कोई सपने। लड़कियों के लिए नौकरी का प्रचलन तब नहीं था। भारत में तो वैसे भी लड़की के जीवन की राह उसके बड़े ही चुनते हैं, जिस पर आँख मूंद कर बस चलना होता है उसे। फ़र्क यह था कि मैंने भी नादानी में कुछ सपने बुन लिए थे। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि शिवम और नीतू के विवाह से पहले ही मेरा विवाह हो गया। खैर मैं उनके विवाह में गई थी। अधिक समय नीतू के संग ही बिताया और शिवम के लिए खुशियों की ढेर सारी दुआएं मांगी सच्चे मन से, पर उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। समय आगे बढ़ता रहा, मेरा बेटा हुआ और उसे पालने में पूरी तरह से व्यस्त हो गई मैं। पारिवारिक मित्रता होने के कारण शादी ब्याह में या फिर अन्य अवसरों पर शिवम नीतू से भेंट हो जाती, पर भीड़ भाड़ में शिवम से दूरी बनाए रखना आसान नहीं होता। एक ही शहर में रहने के कारण एकदम कटकर रहना तो संभव नहीं था, परंतु उनके घर कम ही जाती मैं। इस बीच उनकी एक बेटी हुई, नाम रखा अनुराधा। हम सब अपनी अपनी तरफ से व्यस्त रहे और बच्चे बड़े होते रहे। मेरा बेटा रघु 20 का हो गया और अनु 18 की। एक दिन दोपहर को खबर मिली कि शिवम का देहांत हो गया है। विश्वास करने वाली बात नहीं थी और मन विश्वास करने को तैयार भी नहीं था, पर बम विस्फोट पूर्व सूचना देकर होते हैं क्या। शिवम के विवाह से उतना नहीं टूटी थी मैं जितना कि इस बात से। अभी 45 का भी नहीं हुआ था शिवम। व्यस्तता के बीच शिवम को पता ही नहीं चला कि उसके भीतर कोई रोग पनप रहा है। प्रातः उठा तो उसे जोर का चक्कर आया। वह फिर से बिस्तर पर बैठ गया। नीतू ने पानी लाकर पिलाया तो थोड़ा बेहतर महसूस किया उसने। नीतू चाय बनाने चली गई। तभी शिवम को लगा कि उसका दम घुट रहा है और वह बाहर लॉन में निकल आया ताज़ी हवा की तलाश में। पर शायद उसे एक बार फिर चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गया। पड़ोसी ने देखा और भागा आया, चेहरे पर पानी के छींटे मारा। नीतू को बाहर बुलाया, फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सब प्रकार से प्रयत्न करके देख लिया, परंतु वह शिवम को बचा नहीं सके। उसका दिल ही उसे धोखा दे गया था। शिवम से चाहे मैंने दूरी बनाए रखी थी, पर नीतू से मैंने दोस्ती कायम रखी। घर नहीं भी जाती तो टेलीफोन पर बात कर लेती थी। शिवम की मृत्यु के दौरान जो हर रोज़ उसके घर जाने का क्रम चला, तो मैंने उसे आगे भी बरकरार रखा। उस घर में शिवम की उपस्थिति
महसूस करती थी मैं, कभी नीतू की बातों में तो कभी उसकी बेटी अनु की आंखों में। अनु ने बहुत कुछ पाया था अपने पापा से। हंसती तो बिल्कुल वैसे ही थी, चलने का ढंग भी बिल्कुल वैसा था। धीरे धीरे मेरा उस पर मोह बढ़ रहा था। पति से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे वह, अति गंभीर और खामोश। पीएचडी कर रही थी और अपने विषय में पूर्ण पारंगत थे। जो मेरी समझ के बाहर थे, उन्हें देखकर लगता था जैसे विश्व भर की समस्याओं का हल उन्हें ही तलाशना है। अतः रोज़मर्रा की घर गृहस्थी की बातों में न उनकी रुचि थी, न ही इतना समय। घर की व्यस्तता के एकदम निर्लिप्त रहते वह कुछ भी पूछने पर यही कहते, तुम्हें जो ठीक लगे वही कर लो। बेटा रघु दूर शहर में पढ़ रहा था और कोर्स के अंतिम वर्ष में कैंपस सिलेक्शन में अपनी मनपसंद नौकरी भी पा चुका था। शिवम को गए 6 वर्ष बीत गए। इस बीच मैं और नीतू एक बार फिर से बहुत करीब आ चुके थे। शिवम के पिता का देहांत पहले ही हो चुका था और माँ शिवम के जाने से पूरी तरह से टूट गई थी, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से। नीतू उनकी अच्छी देखभाल कर रही थी। शिवम की पेंशन आती थी, अतः उस तरफ से चिंता की कोई बात नहीं थी। देखने में तो सब ठीक ही था, पर जो बात नहीं पता थी वह यह कि एक नन्ही सी चिंगारी नीतू के भीतर सुलग रही थी। उसका शरीर खोखला कर रही थी। नीतू कुछ और काम से डॉक्टर के पास गई और चेकअप करने पर पता चला कि लिवर के कैंसर ने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऑपरेशन हुआ और इलाज भी शुरू किया गया, पर डॉक्टरों ने अधिक उम्मीद नहीं दिलाई। विदेश में रहती शिवम की बहन आकर माँ को अपने साथ ले गई। नीतू की देखभाल की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। अनु तो थी ही, मृत्यु को सामने देख नीतू को अपनी बेटी की बहुत चिंता सता रही थी। कौन देखेगा उसे? बुआ के पास भेजने से पढ़ाई का नुकसान होगा। अनु मुझे शुरू से ही पसंद थी। मैंने अपने बेटे के मन की बात जानने के लिए उसे टेलीफोन किया। अनु को वह बचपन से ही जानता था। इन दोनों की आपस में बनती भी खूब थी। उसकी रजामंदी जान मैंने नीतू से इन दोनों के रिश्ते की बात की। यह भी तय हुआ कि बाकी पढ़ाई वह हमारे ही घर में रहकर पूरी कर सकती है। नीतू को इस बात से बहुत तसल्ली मिली, पर जब उसने बेटी से बात की तो वह रोने लगी। माँ की मृत्यु अवश्यंभावी जान दुख तो होना ही था। और एक दिन नीतू भी हमें छोड़कर चली गई। सब संस्कार पूरे होने के बाद मैं अनु को अपने घर ले आई। मुझे छोटे बच्चों का साथ प्रारंभ से ही अच्छा लगता रहा है। बेटे रघु के बड़े होने पर मैंने घर में क्रैश खोल लिया था। कामकाजी स्त्रियों के बच्चे दिन भर मेरे पास रहते और ऐसे खुश रहते कि शाम को घर लौटना ही नहीं चाहते थे। अनु भी कॉलेज से आने के बाद बच्चों के साथ लगी रहती। उसका भी मन लग जाता और वह भी मेरी नज़रों के सामने रहती। मैं अनु को प्रसन्न रखने का बहुत प्रयत्न करती, पर देखती कि वह हमेशा उदास रहती थी। उन दिनों मोबाइल नया नया ही चलन में आया था और अनु ने अपनी माँ की बीमारी के दौरान ही खरीदा था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे फ़ौरन बुलाया जा सके। अब मैं देखती कि अनु अपने मोबाइल पर हर रोज़ एक नियत समय पर किसी से बहुत धीमे स्वर में लंबी लंबी बात करती, और जाने क्यों मुझे लगता कि मोबाइल की
इस लंबी बातचीत के बाद वह अधिक उदास हो जाती थी, किसी खोल में सिमट जाती। जैसे पिता की कमी और माँ को खोने का गम तो मैं समझती थी, पर कुछ और भी था जो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। उस दिन अनु का जन्मदिन था और मैंने पूरा भोजन उसकी पसंद का बनाया था। अनु की छुट्टी थी, अतः शाम को उसे लेकर कहीं घूमने जाने या मूवी देखने की भी योजना थी मेरी। पर शाम होने से पहले ही एक युवक लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए आन खड़ा हुआ। दरवाज़ा मैंने ही खोला था। झिझकते हुए उसने पूछा, अनु है अनु? मैं उसे अंदर ले आई। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। बाद में याद आया कि नीतू के दाह संस्कार वाले दिन देखा था उसे। उसने अनु को फूल देते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और मुझसे कहा, आंटी क्या मैं अनु को डिनर पर बाहर ले जा सकता हूँ? अनु के चेहरे पर लालिमा थी, चेहरे पर खुशी, ऐसी खुशी जो मैंने एक लंबे अरसे के बाद उसके चेहरे पर देखी थी। मैंने उस युवक अमित को कॉफ़ी पीकर जाने का निमंत्रण दिया। जानती थी कि उसका रुकने का मन नहीं है, किंतु मैं बिना तसल्ली किए अनु को उसके साथ कैसे भेज देती। उसकी माँ होने की जिम्मेदारी भी मुझे निभानी थी। अनु को कॉफ़ी बनाने का इशारा कर मैं अमित से बातें करने लगी। अमित CA पूरा करके नौकरी कर रहा था। इन दोनों का 2 वर्ष पुराना परिचय था। निश्चय ही परिचय से बढ़कर था अनु का जन्मदिन याद रखना और साथ में सेलिब्रेट करने की इच्छा रखना कुछ और ही संदेशा दे रहा था। समय पर लौट आना कहकर मैंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यद्यपि अनु ने जाते हुए कहा कि मौसी यदि थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करना। जब तक वह लौटकर नहीं आए मेरा ध्यान उधर ही लगा रहा। 10 बजे के बाद से तो मैं खिड़की से बाहर झांकती खड़ी रही। 11 से थोड़ा पहले आए वे। कार के रुकने के बाद भी वे देर तक उसके अंदर बैठे रहे। बाहर निकलकर उसने अनु का हल्का सा आलिंगन लिया और जब तक वह बाहर के गेट से घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गई, वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। रास्ते में पड़ी किसी चीज़ से टकराकर वह थोड़ा डगमगाई तो भागकर वह अनु के पास पहुंचा। 1-2 दिन बाद मैंने अमित की बात छेड़ी तो अनु के आंसू टपकने लगे। अपने प्यार को स्वीकार किया उसने। माँ को अभी बताया नहीं था। अमित की नौकरी लग जाने का इंतज़ार कर रही थी। अब समझ आया कि जब मैंने नीतू के समक्ष अनु को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखा तो वह क्यों रोई थी। स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इनकार करती, मन की बात कहती, पर मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। मैंने तय किया, मुझसे बेहतर कौन समझेगा प्यार को खोने का दर्द। प्यार को खोकर जिंदगी तो निकल ही जाती है, पर 1000 नेमतें पा लेने के पश्चात भी एक बेनाम सा दर्द, कुछ अनकही सी कमी रह जाती है जीवन भर के लिए। मैंने अमित के बारे में जांच पड़ताल की और पूरी तसल्ली करके उन दोनों का विवाह कर दिया। मैं अनु में तुम्हारा अक्स देखती थी शिवम, इसलिए उसे ही अपने घर लाना चाहती थी शायद। आज लग रहा है जैसे एक बार फिर से तुम्हें खो दिया है मैंने, पर फिर भी आज संतुष्ट हूँ मैं, बहुत संतुष्ट। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।